नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यों निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपको मैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का सत्ता के नए केंद्र के बारे में बताऊंगा। अगर आप 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर ये 8 नंबर का आ रहा है। तो आज मैं आपको इसके नोट्स के बारे में बताऊंगा अच्छे से डीपली। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो इसमें दे रखा है क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन पहला टॉपिक है क्षेत्रीय संगठन। तो इसमें एक तो यूरोपीय संघ है, आसियान है और सार्क और ब्रिक्स, और राष्ट्र जो है जिसको राज्य रूस, चीन, इजराइल, भारत, यानी कि इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा है सार्क, चौथा है ब्रिक्स। ये होगा क्षेत्रीय संगठन। और राष्ट्र में आ गया तुम्हारा रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला दे रखा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें पहला दे रखा है सहयोग को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन होता है इसका उद्देश्य पहला होता है सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि एक दूसरे में सहयोग हो और इसको बढ़ावा देना होता है। आर्थिक विकास करना, जो आर्थिक विकास है एक दूसरे देश का आर्थिक विकास को तेज करना होता है। विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना, विश्व में शांति बहाल रखना और शक्ति संतुलन बनाए रखना कि किसी देश में लड़ाई ना हो। अगला है आपसी विवादों को बातचीत से हल करना। पहला जो आपसी विवाद होते हैं उसको लड़ाई के जगह पर ना करके उसको आपसी बातचीत करके उसको सॉल्व करना। अगला चलते हैं। अब आते यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला है 27 राष्ट्रों का संगठन है। जो यूरोपीय संघ है वो 27 राष्ट्रों का संगठन है। दूसरा पॉइंट है 1948 मार्शल योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। 1948 में जो अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करवाई हुई थी। 1957 रोम संधि का गठन। 1979 में हुआ था यूरोपीय पार्लियामेंट संसद का गठन। और 1992 में मॉन्ट्रियल संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। यूरोपीय संघ की विशेषताएं। पहला समान विदेश नीति। जो यूरोपीय संघ का विशेषताएं में पहला है समान विदेश नीति, यानी कि जो यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं इनमें समान विदेश नीति है। समान सुरक्षा नीति है। समान मुद्रा का चालन। यूरोप का मुद्रा है यूरो, तो यानी जो यूरो है वो पूरे यूरोपीय संघ में चलता है। तो यहाँ पे समान मुद्रा है, कोई अलग अलग मुद्रा नहीं है। मुक्त व्यापार और वीजा मुक्त आवागमन। एक तो मुक्त व्यापार यानी कि कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता और ये मुक्त व्यापार होता है पूरे यूरोपीय संघ के देशों में। और मुक्त आवागमन यानी कि बिना वीजा का एक दूसरे में देश में आ जा सकते हैं। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन। मतलब यूरोपीय संघ को ऐसा क्या है जो इसको एक प्रभावी संगठन बनाता है? तो पहला एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। यह अधिराष्ट्रीय संगठन है, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा। जो यूरो है वो यूरोपीय संघ का एक मुद्रा है और जो अमेरिका का जो डॉलर है इसके लिए यह खतरा मानी जा रही है। अगला यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य वो परमाणु शक्ति संपन्न। जो यूरोपीय संघ का जो सदस्य फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। एक ये खास है। इसके बाद विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी। विश्व व्यापार जो होता है उसमें अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा की हिस्सेदारी जो यूरोपीय संघ की है वो है। 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2005 में जो इसका अर्थव्यवस्था थी वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा थी। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ की सीमाएं। डेनमार्क व स्वीडन ने साझी मुद्रा मानने से इनकार। सीमाएं का मतलब होता है कि इसकी सीमाएं मतलब समझ जाइए एक तरह से कमियां, जो इसकी कमियां क्या क्या है।
तो पहला तो कमियाँ ये है कि डेनमार्क और स्वीडन ने साझा मुद्रा मानने से इनकार किया। जो साझी मुद्रा जो यहाँ पर यूरो लागू करने की कोशिश की थी, तो इसका जो विरोध था उन्होंने डेनमार्क और स्वीडन ने मिलकर इसका विरोध किया कि हम यूरो को अपना मुद्रा नहीं मानेंगे। दूसरा, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, ठीक है। तीसरा, साझा संविधान पर कई अड़चनें, यानी कि यहाँ पे एक बार संविधान लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ ये कि कुछ देशों को, जो यूरोपीय संघ के देश है, उनको ये अच्छा नहीं लगा और इसका विरोध में हो गया, जिस वजह से यहाँ पे संविधान असफल रहा और संविधान लागू नहीं हो पाया। कई देशों अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों को छोड़ने को तैयार नहीं। कई देश जो है यूरोपीय संघ का, उसमें अपने विदेश और सुरक्षा नीतियों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। इस वजह से भी है जो इसकी यूरोपीय संघ की सीमाएं वो नियमित होती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है, अब तो आपका यूरोपीय संघ खत्म हो गया। अगला है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। पहला, 10 देशों का संगठन, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। जो आसियान है उसमें 10 देशों का संगठन है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और 1967 पत्र पर, इस घोषणा पत्र पर इस क्षेत्र के 5 देशों ने हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। 1967 के घोषणा पत्र पर, बैंकॉक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करके 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। वो 5 देश थे, पहले थे संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और नए जो 5 देश जुड़े फिर ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो इसको जोड़ के 10 हो गए टोटल, और यह आसियान का स्थापना किए थे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आसियान का झंडा। आपको आसियान के झंडा के बारे में कुछ बता देते हैं। 10 धान की बालियाँ 10 देशों को संकेत जो एकता, मित्रता और सहयोग के बंधन में बंधे हैं। वृद्ध देशों की एकता का प्रतीक। जो यूरोप आसियान का जो झंडा देखेंगे आप, तो उसमें 10 धान की बालियाँ बनी हुई है। यह दिखाती है कि 10 देश हैं, उसको संकेत को एकता, जो एकता, मित्रता और सहयोग के बंधन में बंधे, इसका यह शो करती है। वृद्ध देशों के बीच एकता का प्रतीक, जो वृत्त बना हुआ है, वो भी जो देश है, ये जो आसियान का 10 देश है, इसमें एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला आसियान शैली। आसियान शैली बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसका सीधा सीधा वो होता है, सदस्य देशों के बीच टकराव रहित बातचीत, अनौपचारिक और सहयोगात्मक कार्यप्रणाली आसियान शैली कहलाती है। यानी कि जो आसियान के सदस्य देश, यानी जो 10 देश है, उसमें बातचीत, युद्ध के जगह पर बातचीत, शांतिपूर्ण और अनौपचारिक सहयोगात्मक ढंग से चीज़ों को सुलझाना, बातचीत को मनाना ही आसियान शैली कहलाती है। आगे चलते हैं, अगला है आसियान की प्रासंगिकता। आसियान की प्रासंगिकता अगला पॉइंट है। आसियान शैली और आसियान के 3 स्तंभ इस संगठन को प्रभावी बनाते हैं। जो आसियान के जो उसको प्रभावी ढंग बनाने वाले क्या क्या है, मतलब उसने क्या क्या करा है जिसको इसे को वैश्विक लेवल पर इसको प्रभावी ढंग बना रखा है, या बस इसको इस लेवल तक शो कर रखा है। तो पहला तो है कि इसमें आसियान शैली और आसियान के 3 स्तंभ इस संगठन को प्रभावी बनाते हैं। इसने 3 स्तंभ का निर्माण कराया, वो है इसी ने इसको विश्व लेवल पर इसको प्रभावी बनाते हैं। आसियान विजन 2020 बहुमुखी भूमिका, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का ध्यान। आसियान विजन 2020 है, इसमें बहुमुखी भूमिका, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में ध्यान दिया गया। अमेरिका और चीन ने व्यापार के लिए इस क्षेत्र में रुचि दिखाई, और अमेरिका और चीन भी है जो इस व्यापार में रुचि दिखाया है। और आसियान क्षेत्रीय फोरम 1994 भारत समेत सभी एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के लिए विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आसियान क्षेत्रीय फोरम जो है वो 1994 में इसकी निर्माण थी। इसने भारतीय समेत सभी एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के लिए विचार विमर्श के लिए
मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि एक आसियान ही ऐसा संगठन है जो कि विश्व के लेवल पर एक मंच उपलब्ध कराता है। जो भी देश है अपना बात वहाँ पर रख सकता है, अपना सुझाव दे सकता है। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति और पूरब के लिए काम करो नीति अपनाई। यानी कि भारत ने पूर्व की देखो नीति और पूरब के लिए काम करो नीति अपनाई, जिसके तहत जो आसियान के 2 देश है जो है एक तो है सिंगापुर और एक थाईलैंड। इससे जो भारत था उसने मुक्त व्यापार के लिए हस्ताक्षर कर रखा है और बातचीत कर रखा है। और यह 2009 में हुआ था और यह 10 जनवरी 2010 में यह पूर्ण रूप से कार्यरत होने लगा। अगला टॉपिक है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। 8 राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन। यह जो सार्क है वो 8 राज्यों को देशों को मिलकर एक संगठन है जिसको हम सार्क कहते हैं। 1985 ढाका में पहला सम्मेलन। ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। तो यहाँ पे 1985 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। 8 राष्ट्र कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है। यह नए वाले देशों में से एक है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। जो दक्षेस का मुख्यालय है वो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी वहाँ पे स्थित है। साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहयोग। ऐसा मंच जहाँ दक्षिण एशिया के सभी देश विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। यह एक ऐसा मंच है यानी ऐसा समूह है जहाँ पे दक्षिण एशिया के सभी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या भूटान हो, ये सब विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। हिंद महासागर का सामरिक महत्व, व्यापारिक जलमार्ग। इनका एक तो इनको वैश्विक लेवल पे इनको जागरूक करते हुए है कि हिंद महासागर जिसका सामरिक महत्व, व्यापारिक जलमार्ग, यानी कि यहाँ पे सब देश ये हिंद महासागर के जड़े हुए लगे हुए हैं और इनको आसानी होती है यहाँ पर व्यापार करने में। विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये जो 8 देश है इसमें विश्व के 17% जो जनसंख्या है यहीं पे निवास करती है। आगे चलते हैं। सार्क सहयोग क्षेत्र। जो सार्क के सहयोग के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से? एक तो है साफ्टा, एक खाद्य बैंक और एक है विकास निधि। ये 3 जो क्षेत्र है वो सार्क के सहयोग के क्षेत्र हैं। अगला टॉपिक है सार्क की सीमाएं। सीमाएं मतलब इसकी कमियां। पहला तो ये है कि पड़ोसी देशों में विवाद। दरअसल सुनते आते होंगे कि जो भारत और पाकिस्तान की जो विवाद है वो जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से ये चलती आ रही। कश्मीरी मुद्दा और भी आतंकवाद और भी बहुत सारे परेशानियां हैं और बांग्लादेश से भी बात होती रहती है। अगला है आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या, सदस्यों को भारत के वर्चस्व का डर। जो छोटे छोटे जो इसके सदस्य देश हैं उनको लगता है कि जो भारत है वो हमसे बड़ा है और ये आज नहीं तो कल हमारे पे दबदबा बनाता है और ये दबदबा बनाता है और बनाता रहेगा, इनको ऐसा लगता है और ये इस वजह से इसको वर्चस्व का इसका जो डर है इनको सताती रहती है। सदस्य देशों के बीच तनाव। जो हमारे सदस्य देश है, ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान में ही लड़ाई है और भूटान है उसको बांग्लादेश से लड़ाई है, नेपाल से लड़ाई है, एक दूसरे से मतलब लड़ाई होती रहती है। कभी जल विवाद हो तो कभी सीमा विवाद हो तो कभी घुसपैठ हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो भारत और पाकिस्तान है इसी में दोनों में बीच में तनाव है, और भी देश है जो इसमें तनाव है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स पहले ब्रिक्स था लेकिन अब एस लग गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जब से जुड़ा तब से इसमें एक्स लग गया, तब से इसको ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स शब्द का 2001 में पहली बार प्रयोग। स्थापना 2006 में रूस में पहली बैठक। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी और रूस में पहली बैठक इसकी हुई थी। 2010 में ब्रिक्स बना। 2010 में ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो है एक प्रभावी संगठन है। 25% विश्व की जीडीपी, 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल, 45% विश्व की जनसंख्या। जो ब्रिक्स जो है यहाँ पे 25% विश्व की जीडीपी यहाँ पे निवास हो है, 30% भूमि का क्षेत्रफल और
45% विश्व की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और देखते हैं, अब आते हैं अगला टॉपिक पे, ब्रिक्स का उद्देश्य। पारस्परिक हितों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग, आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। दो वित्तीय संस्थान, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आसामिक रिवर्स व्यवस्था। पहला उद्देश्य है पारस्परिक हितों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग। पारस्परिक हितों यानी कि एक दूसरे पर बातचीत का और आंतरिक मामलों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग है। आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना यानी कि अगर किसी को भी लाभ होती है तो एक दूसरे सदस्य देशों में उसको बांटना। और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। दो वित्तीय संस्थान, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आसामरिक रिजर्व बैंक व्यवस्था है। अगला चलते हैं, चीन। अब चीन सत्ता का नए केंद्र। ये चीन को सत्ता का नए केंद्र क्यों कहा गया है? कुछ कारण दे रखे। पहला तो ये है, चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की है जिसे वो महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा। जब चीन आज़ाद हुआ 1971 के बाद से इसने इतने तेज़ी से तरक्की करा है कि आने वाले जो 2050 है इसमें लगता है कि चीन जो है वो अमेरिका को पीछे करता हुआ यह वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे पावर और शक्तिशाली देश बन जाएगा। 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए। 1973 में कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण। 1973 में चीन ने कृषि का, उद्योग का, सेना का और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। 1977 खुले द्वार की नीति, विदेशी निवेश बढ़ा। 1977 में इसने खुले द्वार की नीति अपनाई। इसके तहत जो विदेशी मुद्रा थी इसको बढ़ावा मिला और विदेशी जो निवेशक थे इस पे आकर निवेश किए। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल। 2001 में इसने विश्व व्यापार संगठन में ये शामिल हुआ। अगला चलते रूस। रूस सत्ता का नया केंद्र। अब रूस को सत्ता के नए केंद्र के रूप में क्यों कहा जाता है, चलिए कुछ बताते हैं इसका पॉइंट। पहला, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित विशाल आकार वाला विकसित देश। पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो रूस है वो विश्व में सबसे क्षेत्रफल में विश्व का नंबर 1 पे टिका पड़ा है अभी तक है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है रूस का वो विश्व में सारे देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। रूस का सकल घरेलू उत्पाद विश्व में 11वें स्थान पर है। जो रूस का जीडीपी है वो विश्व का 11वें स्थान पे आता है। प्राकृतिक संसाधन और गैस के प्रचुर भंडार है। जो रूस है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन और गैस का जो प्रचुर यानी अत्यधिक रूप में यहाँ पे उपलब्धता है। परमाणु संपन्न देश है तथा हथियारों का बड़ा स्टॉक है। परमाणु संपन्न देश, इसके पास विश्व के 50% परमाणु यानी 6500 कुछ के करीब इसके पास परमाणु हथियार है। लगभग कह सकते हैं कि विश्व का 50% और हथियार को बड़ा स्टॉक है। यह विश्व में अपना हथियारों को सप्लाई करता है और यह हथियार को बड़ा स्टॉक के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सबसे बड़ी बात की जो संयुक्त राष्ट्र है उसका स्थायी सदस्य हैं, ये इसको संपन्न बनाती है। आगे चलते हैं। अगला है भारत। भारत एक नया केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है? पहला पॉइंट है 135 करोड़ की जनसंख्या, युवा आबादी सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी पॉइंट तो ये कि इसका जो जनसंख्या वो 135 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा देश है वो युवा पीढ़ियों का देश है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि 18 से लेकर 25 तक के जो उम्र वाले बच्चे लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति मजबूत हुई है। कुछ सालों में जब देखा गया है कि जो हमारे देश की आर्थिक है और राजनीतिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है बहुत मजबूत हुई है। अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो भी लिखित संविधान है ये। और चौथी सबसे बड़ी बात ये है कि सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक से उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। सैन्य शक्ति भी हमारी बहुत मजबूत है और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, एक तो हमारे जो देश है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिस वजह से यह इसको आत्मनिर्भर बनाती है।
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य जो 5 है, तो अब सुनने में आ रहा है कि उसको बढ़ाया जाएगा, तो जो भारत है इसका उम्मीदवार के रूप में वो बढ़ रहा है। तो आगे चलते हैं। अगला है इजराइल। इजराइल सत्ता का नया केंद्र, एक तकनीक रूप से शिक्षित देश। इजराइल इसको देश की दर्जा नहीं दी गई, लेकिन इसको भी एक बढ़ता हुआ एक नया केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? एक तकनीक से रूप से शिक्षित देश, यह तकनीक रूप में बहुत संपन्न देश है और विश्व में मतलब कि इसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है। दूसरी, अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीक आधारित उद्योग से युक्त। अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत है, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार तकनीक आधारित उद्योग से यह युक्त है, यानी कि संपन्न है। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान, इसको 5वां स्थान मिला है विश्व में सबसे संपन्न देश के रूप में। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीक विकसित। वैकल्पिक मतलब होता है एक से ज़्यादा ऊर्जा स्रोत, इसके पास पता नहीं कितने सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। और नवीनतम तकनीक विकसित, इसने नवीनतम वो होता है जो कि कभी यूज करने के बाद ही दोबारा यूज किया जा सकता है, उसको नवीनतम कहते हैं। तो तकनीक यहाँ पे विकसित कर रखा है और यह संपन्न, पूर्ण रूप से संपन्न हो जा रहा है। रक्षा, खुफिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली। रक्षा, सेना एवं खुफिया एजेंसी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यह सर्वाधिक शक्तिशाली, यानी कि इसका मुकाबला अमेरिका तक भी नहीं कर पा रहा है, इतना ये शक्तिशाली है। तो आशा करते हैं ये चैप्टर के पूरे समरी आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।